Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Self Prospectus. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस. सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus. यानी कि पहले मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. मान लीजिए एक कंपनी है जो एक से ज़्यादा बार सिक्योरिटीज़ को इश्यू करना चाहती है. ठीक है, अब क्या होगा कि हर बार सिक्योरिटी को इश्यू करने के रेफरेंस में उसको अलग प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा. अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि बार बार प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है. और इस सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर कंपनी क्या कर सकती है, एक से ज़्यादा टाइम के लिए अगर सब्सक्रिप्शन को फॉलो करती है, ठीक है, तो उसको फॉलो कर सकती है. यानी कि उसको एक बार ही प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर एक से ज़्यादा इश्यूज़ के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितनी बार भी कंपनी सिक्योरिटीज़ के इश्यू को फॉलो करेगी तो उसके लिए उसको अलग से प्रोस्पेक्टस को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सेल्फ प्रोस्पेक्टस सफिशिएंट होता है. यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कंपनी एक से ज़्यादा बार सिक्योरिटीज़ के इश्यू को फॉलो करती है, किसी भी क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए ये एप्लीकेबल होता है, और उसको अगर इश्यू करती है, उसके सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू लेकर आती है, तो उस केस में जो प्रोस्पेक्टस उसकी तरफ से फॉलो किया जाता है उसको हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं. और इस बीच में उसको अलग से किसी भी प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अब बात आती है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के रेफरेंस में क्या क्या प्रोविजंस कंपनी को ध्यान में रखने होते हैं. तो हम यहाँ पर उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज टू फाइल अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. कोई भी क्लास ऑफ कंपनी क्यों ना हो, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी के केस में कोई सी भी क्लास कंपनी क्यों ना हो, वो एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए फाइल कर सकती है. यानी कि जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम ऑफर करती है तो उस फर्स्ट टाइम के केस में वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर सकती है, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक से ज़्यादा बार के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग उस प्रोस्पेक्टस का यूज़ कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द वैलिडिटी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. अच्छा, इसमें जो वैलिडिटी पीरियड है इसका वो एक साल से ज़्यादा का नहीं होता है. एक साल के अंदर अंदर कंपनी जितनी भी सिक्योरिटीज़ को लेकर आती है वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर फॉलो की जा सकती हैं. यानी कि इस एक साल में अगर एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के द्वारा फॉलो की जाती है तो उसको अगेन किसी प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. थर्ड वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ फर्दर प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड. ये बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी, है ना. यानी कि जो वैलिडिटी पीरियड है उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर कंपनी अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज़ के ऑफर को फॉलो करती है तो उस केस में उन्हें एक फर्दर प्रोस्पेक्टस को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, फोर्थ प्रोविजन क्या है इसके रिगार्डिंग, फाइलिंग एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब होता क्या है कि जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग आप इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसके साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को भी फाइल करना होता है, और इस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है. तो इसमें से कुछ मेन इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा. द वेरी फर्स्ट मेन इन्फॉर्मेशन इज ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड. जितने भी नए चार्ज कंपनी पर क्रिएट किए गए हैं उन नए चार्जेस के रिगार्डिंग जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको आपको इस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में अवेलेबल कराना होता है. Second one is the changes in the financial position as have occurred between the first offer of securities or the previous offer or succeeding offer of securities. यानी कि जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कितने चेंजेस हुए हैं,
जब सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम ऑफर किया गया था, या जो प्रीवियस ऑफर रहा था, या सिक्योरिटीज़ के जो सक्सीडिंग ऑफर रहे हैं, उन सारे ऑफर्स को लेकर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में अवेलेबल करानी होती है। नेक्स्ट वन इज द सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कि कंपनी एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं कंपनी की किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में अवेलेबल करानी होती है। ओके, फिफ्थ वन इज द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड टू द इश्यू ऑफ अ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को ऑफर करते हो उस समय इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को रजिस्टर नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप सेकंड या फिर सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज़ के ऑफर को लेकर आते हो, उसके इश्यू को लेकर आते हो, तो उसके पहले जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर आपको इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करना होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द इफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज रिसीव्ड बिफोर मेकिंग सच चेंजेस थ्रू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम द कंपनी शैल इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट। यानी कि जब इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को रजिस्ट्रार के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है और इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के रिसीव करने के बाद अगर कंपनी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के रिगार्डिंग तुरंत इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है टू द रजिस्ट्रार। यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं, एक तो रजिस्ट्रार की बात हो गई और दूसरे होते हैं एप्लीकेंट्स, यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं और अगर इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करने के बाद कंपनी में कोई चेंजेस होते हैं तो इन चेंजेस के रिगार्डिंग भी आपको एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्मेशन चेंज के रिगार्डिंग अवेलेबल करानी होती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज फाइल्ड एट द टाइम ऑफ एवरी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। सच मेमोरेंडम टुगेदर विद द सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। यानी कि जब आप जितनी भी बार सिक्योरिटीज़ के ऑफर को फॉलो करते हो, हर उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करना होता है। ये जो मेमोरेंडम है, जब इसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बाद, यानी कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ में जब आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करते हो तो एक तरीके से ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस का काम करता है। फाइन, क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो बात हो गई अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड दिस इज नोन एज द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का? इन द रिसेंट ईयर्स द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इज बीइंग मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। इन दिस प्रोसेस द इश्यू कंपनी में फाइल a red herring prospectus with the registrar। आपने एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस सुनी होगी है ना? इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही आज के टाइम में सिक्योरिटीज़ को इश्यू किया जाता है अमंग द पब्लिक। तो जब भी पब्लिक के लिए सिक्योरिटीज़ को इश्यू किया जाता है किसी भी कंपनी की तरफ से, तो उससे पहले एक बुक बिल्डिंग की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। रिसेंट ईयर्स में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाना शुरू किया गया है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर बुक बिल्डिंग की प्रोसेस को फाइनलाइज करने के बाद ही, ठीक है, तो क्या करा जाता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाता है। यानी कि जब बुक बिल्डिंग की प्रोसेस चल रही होती है तो जो इश्यूअर कंपनी है वो क्या करती है, रजिस्ट्रार के साथ में एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करती है। तो क्या मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑन द क्वांटम or price of the securities offered and the quantum of securities included therein। यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ की क्वांटिटी या उसके प्राइस के रिगार्डिंग, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ ऑफर किया रही कंपनी की तरफ से उसके प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बारे में, या फिर केवल सिक्योरिटीज़ की क्वांटिटी के बारे में कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो हम उस प्रोस्पेक्टस को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्लियर हो गया? यानी कि जब कंपनी की बुक बिल्डिंग प्रोसेस चल रही होती है तो उस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के टाइम पर एक प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है जिसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं। और इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी जिन सिक्योरिटीज़ को ऑफर करना चाहती है उनके रिगार्डिंग उनकी क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में उनको इश्यू करेगी और उनके प्राइजेस क्या रहेंगे,
या फिर केवल सिक्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी, इसके बारे में कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो हम इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, उन प्रोविजंस को हम कवर अप कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रोविजन इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड टू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी जब कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है, ठीक है, तो उससे पहले कंपनी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है। तो प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जा सकता है, ठीक है। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days prior टू द इश्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जिस प्रोस्पेक्टस को कंपनी को इश्यू करना है उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने से 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को प्रॉपर्ली फाइल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज द इट शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशंस एज आर एप्लीकेबल टू अ प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के रेफरेंस में जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं जो एक प्रोस्पेक्टस के रेफरेंस में एप्लीकेबल हैं वो इस पर कंप्लीटली एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हाईलाइट द वेरिएशंस इफ एनी बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अ प्रोस्पेक्टस एज वेरिएशंस इन द प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर जो रियल प्रोस्पेक्टस रहता है और जो एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, अगर इनके बीच में कोई भी वेरिएशन है तो उन वेरिएशन को प्रॉपर्ली हाईलाइट किया जाना जरूरी है और उसको वेरिएशन के नाम से प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया जाएगा। और उन वेरिएशन के हेडिंग में जितने भी वेरिएशंस हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और रियल प्रोस्पेक्टस में, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट वन इज द अपॉन द क्लोजिंग ऑफ द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अ प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी स्टेटिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब सिक्योरिटीज के ऑफर की क्लोजिंग हो जाती है तो उसके क्लोजिंग के बाद जो प्रोस्पेक्टस है उसको रजिस्ट्रार और सेबी के साथ में फाइल करना जरूरी है और इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए? द टोटल कैपिटल रेज्ड वेदर बाय वे ऑफ डेट और शेयर कैपिटल, की कंपनी ने इस पर्टिकुलर वे में कितनी कैपिटल को रेज किया है, चाहे वो डेट के फॉर्म में है चाहे वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में है, जो भी कैपिटल रेज की गई है इसकी तरफ से इसके थ्रू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू उसको प्रॉपर्ली क्लोज करना होता है, एनक्लोज करना होता है, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड वन इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज के क्लोजिंग प्राइस क्या रहे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द एनी अदर डिटेल एज आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें अवेलेबल करानी होती हैं जिन्हें आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं किया था, और इस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हुए इस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार और सेबी के साथ में प्रॉपर्ली फाइल आपको करना होता है। ओके, थैंक यू।